ठीक है। हिट वाला कर रहे हो? चैप्टर वॉल्यूम 2 रखे हो या नहीं अभी? अभी तो हम लोग को करने लगे। कैलोरीमेट्री करना है ना, बस हाँ। उसके पहले वाला 2 चैप्टर नहीं करना है ना? नहीं, हम्म, सभी शुरू नहीं किए हैं। मतलब है सिलेबस ना। में है, क्या? हीट वॉल्यूम 2 में है। हाँ वॉल्यूम 2 में है, तो वही पूछ रहे हैं वॉल्यूम 2 रखे हो या नहीं अभी? नहीं सर, अभी नहीं है। ठीक है, तो जो हीट वाला पोर्शन है वो वॉल्यूम 2 में ही है। चैप्टर रे ऑप्टिक्स को 25 है। वॉल्यूम 1 में कर दी। अब जो भी चैप्टर है ध्यान नहीं है हमको। में प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर से हम्म। सेंटीएसी में प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर से एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ पूछता है। कुछ कुछ स्टेट्स में सर, क्या? कुछ स्टेट्स में सर पूछता है। देखे हमें क्वेश्चन, अब ध्यान नहीं है कि कब कैसा पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। हम लोग शायद देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा था कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट में ही कभी मोलर स्पेसिफिक हीट यूज होता है, ग्राम स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, तो भी लिखाई देते हैं। सर, मैकेनिकल हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ हीट का काम क्या है? बस वहां से ये रिलेट करना है कि जो हीट है, यानी कि पहले के जमाने में हीट को एक अलग क्वांटिटी समझा जाता था। ठीक है, अलग फिजिकल क्वांटिटी समझा जाता है कि हीट अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है। लेकिन दोनों में रिलेशन है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है, दोनों में एक रिलेशन है। तो बोला गया कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हीट भी जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वहां से रिलेशन उसमें आया था। उसके बाद ही लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई हीट जो है एनर्जी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग दो टर्म में और लिखते हैं। एक ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम 1 ग्राम का बात करेंगे और इसमें हम 1 मोल का बात करेंगे। ठीक है, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि हम लिखे थे Q इजकल टू MS डेल्टा T। अगर यहाँ पे M जो है 1 ग्राम है, ठीक है, तब ये S क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। वही अगर हम 1 मोल लिखते हैं तो N इसको C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा T स्मॉल c। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल में ज्यादा का फर्क नहीं है। तो N क्या है, अगर हम यहाँ पे 1 मोल यूज करते हैं तो जो यहाँ पे S की जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं वह है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफिनीशन में इतना ही का अंतर है, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग S और C में। ये 1 ग्राम के लिए है, 1 मोल के लिए है। तो हम जानते हैं कि 1 मोल अगर लिखना हो किसी बॉडी का तो क्या लिखते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, 1 मोल सर, तो इजकल वो टू रिलेशन कैसे निकाले थे कैलोरी और जूल का मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से? क्या? सर, कैलोरी और जूल का रिलेशन कैसे निकाले थे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से? एक्सपेरिमेंटल है कि मान लेते हैं कि किसी चीज में हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी सब चेंज करते हैं। वाटर है उसको हम हिला रहे हैं, ठीक है, उसको मूव करा रहे हैं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मोशन उसमें ला रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड किए, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि सराउंडिंग में कुछ एनर्जी जो है हीट जो है ट्रांसफर हुआ, ऐसा ही हम बोलेंगे। तो जो मैकेनिकल एनर्जी हमने जितना दिया और जितना हीट ट्रांसफर हुआ
वो दोनों आपस में बराबर आए थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स हुआ तो बराबर आए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो बोला गया कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट में ट्रांसफर हो रहा है। और पहले से लोग यही जानते थे कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। तो हीट भी जो है वो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और हीट में और मैकेनिकल एनर्जी में एक रिलेशन है, थ्योरी दे दिया गया। ठीक है, बस सिंपल सा एक रिलेशन है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में। इन दोनों में एक रिलेशन है। पहले जो था हीट का यूनिट कैलोरी यूज होता था, जूल यूज नहीं होता था, क्योंकि लोग उसको हीट को एनर्जी नहीं मानते थे। लेकिन जब मैकेनिकल एनर्जी से आया और हीट में आया तो वहां कैसे भी कैलकुलेट किया होगा लोग, तो कैलकुलेशन से पता चला कि एक कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ठीक है, यस सर। मतलब सिंपल सा है कि पहले से मान लेते हैं दो में कोई रिलेशन नहीं था, तो एक नया रिलेशन आया तो किया गया। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, उसको ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ग्राम का कहेंगे जब हीट रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम होगा 1 डिग्री चेंज करने के लिए। डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 ग्राम सबस्टांस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने में जो हमको हीट रिक्वायर्ड होगा वही हमारा क्या होगा, एसओ, यानी कि डेल्टा क्यू इस जगह पे एस कर देंगे। यहाँ पे अगर 1 मोल है टू 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ डेल्टा क्यू जो भी हीट होगा उसको कह देंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि मोल एक डेल्टा टी 1 तो सी इक्वल टू क्यू। तो ये जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑल्सो हम जानते हैं कि अगर एक मोल की बात करें तो एक मोल कहते हैं मास अपन मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी सबस्टांस का अगर हमको मोल निकालना हो तो ये चीज लिखते हैं, तो दोनों में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? सी के अगर हम लिख रहे हैं, सी है मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोल की जगह पे हम ये चीज रख सकते हैं। तो हियर लेट्स से डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी है, जिसको हम लिख सकते हैं एम, इसको स्मॉल एम लिख रहे हैं, इसको कैपिटल एम लिख रहे हैं। ठीक है, एम बाई एम सी डेल्टा टी। और इधर से अगर हम लिखें यहाँ से तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर 1 ग्राम हम लिए होंगे, ये एम अगर हम यहाँ पे अब बोले कि 1 मोल था तो एम बाई एम करे, तो 1 ग्राम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? वन बाय एम। क्या हो जाएगा बोलो? 1 बाई एम। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि डेल्टा क्यू जो हो जाएगा सी बाई एम डेल्टा टी हो जाएगा, 1 ग्राम है तो। और ये 1 ग्राम हमको यहाँ छिपा हुआ दिख रहा है, तो सी बाई एम जो हमको दिख रहा है वही एस दिख रहा है। ठीक है, ये एक रिलेशन है, बस याद रखना है, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। क्या? तो अगर हमको ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बात कहा जाए तो वैसे ही सेम है, मास अपन मॉलिक्यूलर वेट हमारा मोल होता था, तो यहाँ पे सी अपॉन एम यानी कि मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी अपॉन एम कर रहे हैं तो हमको एस मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 ग्राम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एस होता था, तो एस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज हमारा रिलेशन न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें।
ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे कि अगर किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो क्या क्या चेंजेस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबके फॉर्म में। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी भी। सर इसमें सी मोलर हीट कैपेसिटी या फिर बस हीट कैपेसिटी है? मोलर है, स्मॉल सी इसलिए लिखे हैं। ठीक है, कल लिखे थे कैपिटल सी लिखते हैं हीट कैपेसिटी के लिए, जिसको हम बोले थे m इंटू एस है। ठीक है, ये स्मॉल सी है, सी अपॉन, और वो देख बोल रहे हैं मोलिकुलर वेट इंटू एस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोल के बाद जो आएंगे वो गैसेस वाले में आएंगे, तो गैस वाले में हम लोग इसको यूज करेंगे और वहां पे एक बार और हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो बात समझ में आ जाएगा। यूज, क्योंकि मोस्टली केसेस हमको सॉलिड और लिक्विड से मिलेंगे जिसका हम लोग हीट कर रहे हो। ठीक है, गैसेस वाले केस में हम लोग मोल का यूज करते हैं मोस्टली, तो गैस वाले में मोल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक सिल्वर बार है। ठीक है, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, हीट जो Q है वो है 1.23 किलो जूल। अगर इतना हीट दिए तो चेंज इन टेम्परेचर जो आ रहा है, यानी कि डेल्टा T जो आ रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसका मास जो है वो दे रखा है 525 ग्राम। तो पूछ रहा है फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So 238. इसको सोल्व करके कितना आ रहा है? 238। ये आंसर 234 दिया है, यानी कि वही 254 के आसपास होगा। सर कैलोरी है तो तब ग्राम लेते हैं। हाँ,
यूनिट में वही था ना, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बोल रहे हैं कि लेट देयर आर टू बॉडीज है, have mass m1 and m2 respectively, जो भी है, and specific heat capacity S1 and S2 respectively। ठीक है, तो find heat capacity of combined composite body। हाँ ठीक है, कंपोजिट बॉडी का, कंपोजिट बॉडी कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों को कंबाइंड कर दें, कंबाइन करके कोई बॉडी बनाए हो तो। so S1 S2 by S1 plus S2 ठीक, सिर्फ S1 S2, 2S1 S2 by S1 plus S2। देखते हैं क्या आता है। यहाँ से अगर हम हीट देखते हैं तो क्या आएगा, 2S डेल्टा T। ठीक है, अब जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो हीट जो हम प्रोवाइड करेंगे और यही चीज आएगा, यानी कि इसको हीट करने में जितना लगा होगा, इसको जितना लगा होगा, क्यू दोनों का सम होगा। तो क्यू इजकल टू, अगर सेम टेम्परेचर चेंज के लिए हम लिख रहे हैं तो इधर लिखेंगे m1 प्लस m2 s। तो ये यार कुछ छोड़े गया। अच्छा,
जैसे क्वेश्चन में दे रखा है टू बॉडीज हैव, रिलेशन तो देना पड़ेगा ना, हैव सेम हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये छोड़ दिए थे, अब बनाओ जाएगा। ठीक है, सेम हीट कैपेसिटी है तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा हमको, m1s1 इक्वल टू m2s2, क्योंकि हीट कैपेसिटी m1s1 होता है ms, तो m1 और m2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। सर चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम कैसे हुआ तीनों में? हम रखे हैं, ठीक है, कंडीशन लिए हैं कि अगर हम मिला रहे हैं तो ऐसा हीट दे कि चेंज इन टेम्परेचर सेम रहे। कुछ तो कंडीशन हमको मिलाना पड़ेगा ना, सब अगर डिफरेंट लेंगे तो कैसे होगा, इसलिए हम रखे हैं। सर चेंज ऑफ टेम्परेचर को डिफरेंट ले सकते थे और हीट को डिफरेंट सेम लेते रखते। तो रिलेशन आएगा कुछ, फिर टेम्परेचर में कैसे रिलेट कर पाते हम लोग, जैसे कि m1 m2 को अलग अलग टेम्परेचर पे सेम सेम हीट दिए हैं। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन नहीं मिल पाता, जो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो हीट कैपेसिटी ऑफ, ये सर आ गया S1 S2 by S1 plus S2 आ गया। ये जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है हीट कैपेसिटी ऑफ कंपोजिट, और ये दोनों का इंडिविजुअल हीट कैपेसिटी का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम टेम्परेचर सेम लेकर सॉल्व करते हैं तो। बाकी अगर हम हीट लेके सॉल्व करते हैं तो ऐसा कुछ, ठीक है, अगर डिफरेंट टेम्परेचर रहेगा तो कुछ रिलेशन हमको निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए हम टेम्परेचर सेम रखते हैं, कि जैसे कि अगर हम सेम टेम्परेचर पे दे रहे हैं तो जितना हीट दिए होंगे पहले मटेरियल को दूसरे को, दोनों से वो मिलके बना है तो हमको दोनों का एडिशन हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर सेम रख लिए इसलिए, तो यहाँ से हमको रिलेशन मिला और m1 m2 में ये रिलेशन मिला, तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब दोनों को m1 m2 को अगर हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे m1 by m2 कुछ करके सॉल्व करो, देखो क्या आता है। m1 by m2 है तो m2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या मिल रहा है m1 by m2 s1 plus s2। ठीक है, तो m2 गया, s2 by s1 into s1 plus s2। ठीक है, तो ये आ रहा है 2s1 s2 by s1 plus s2। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके याद रखना है कि जब भी हम दो मटेरियल को मिला रहे हैं हीट कैपेसिटी अगर सेम है तो जो है कितना मास हम मिला रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, अगर दो मटेरियल है उसका हीट कैपेसिटी सेम है तो जो कंपोजिट मटेरियल बनेगा उसका हीट कैपेसिटी होगा 2s1s2 by s1 plus s2। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इसमें हम वाटर भरे हुए हैं, वाटर है 200 kg। ठीक है, हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक रॉड लगा रखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रॉड है
इमर्सन रॉड जो हीटर हम लोग यूज करते हैं ठंडे के दिन में, इसका पावर दे रखा है 1.8 किलोवाट। ठीक है, पूछ रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर increases from 10 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. Find time taken in process. ठीक है, अगर हम इमर्सन हीटर जो है लगा के रखे हैं वाटर को हीट करने के लिए, तो इसका पावर दे रखा है और बोल रहा है कितना केजी को हीट करना है 10 डिग्री से 70 डिग्री तक, तो हमको क्या कितना टाइम लगेगा? ठीक है, एस जो यूज कर सकते हो 4184 जूल पर केजी पर केल्विन। ऐसे कैलोरी में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन आता है, वही 4.184 कैलोरी को रिप्लेस किया हुआ है। That time. ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और रिक्वायर्ड कितना होगा? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4200 यूज कर ले, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 1 सेकेंड में इतना एनर्जी, तो इतना के लिए कितना चाहिए वही पता कर रहा है। क्या 28,000 करेंगे? कितना आ रहा है? 28,000 seconds. 28,000 कहाँ गया? हाँ, लगभग वही आ रहा है, 2.78 इंटू 10 का पावर 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना है। 1 सेकेंड में इतना एनर्जी, तो इतना एनर्जी इतना जूल के लिए कितना चाहिए? तो ये आ रहा है हमारा 2.78 इंटू 10 का पावर 4 सेकेंड्स, that is approximately equal to 7.75 hours. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कि आखिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान होता क्या है और हीट कैसे सप्लाई होगा, क्या होगा। ठीक है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कि
अलग फेजेस होते हैं, सॉलिड गैस, ठीक है। कोई सॉलिड होता है, लिक्विड रहेगा, ठीक है, और गैस रहता है। अगर हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो सॉलिड से लिक्विड भी कर सकते हैं, लिक्विड से गैस होता है, गैस से लिक्विड जाता है, लिक्विड से फिर सॉलिड आता है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड से गैस बनता है तो बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। गैस से लिक्विड तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से अगर सॉलिड होता है तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। यही प्रोसेस होता है। एक सब्लिमेशन भी होता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं प्रोसेस वाइज, तो अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं तो मोस्टली मटेरियल्स जो होते हैं 3 फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर जो है हमारा सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जिसका 0 डिग्री टेम्परेचर से अगर कम रहता है या 0 डिग्री पे रहता है तो आइस के फॉर्म में रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 100 डिग्री तक लिक्विड फॉर्म में रहता है, 100 से ज्यादा टेम्परेचर होता है तो बॉइलिंग होकर वेपर में बदल जाता है, यानी गैस में बदल जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड जो होता है उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस ट्रायंगल क्यों नहीं वेपोराइजेशन। बनाया? क्या ट्रायंगल ट्रायंगल बोले तो? सर वो भी सब्लिमेशन भी हो सकता है। हाँ, बस मोस्टली हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे हैं, इसलिए हम बोले तो कि सब्लिमेशन भी होता है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस फॉर्म करता है, ठीक है, या गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म करता है। तो हम लोग उस इस चैप्टर में उसको कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, डायरेक्टली कैसे गैसेस बदलता है, ठीक है। वो भी प्रोसेस वही चीज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हीट दे के पहले मेल्ट कराते हैं, फ्रीज कराते हैं, इसलिए हम ये चीज लिखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस। तो सॉलिड से लिक्विड है, तो अगर हमारा सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो बोल रहे हैं कि मेल्टिंग है। लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। ये चीज होता है हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। एक और होता है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। नेपथलीन बॉल जो होता है रख देते हैं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, वो सब चीज। फिर ये भी क्या बोलते हैं, इवोपरेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें धीरे धीरे जो होता है वाटर लेवल घटता है, सी, तालाब, ये सब का पानी अगर रखा होता है तो वो भी यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रोसेस होता है उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। यानी कि वहां भी इवोपरेशन में जो होता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड का फेज चेंज करना है, यानी कि अगर लिक्विड से गैस में जाना है तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वहां पे अगर हम हीट करते हैं तभी वो जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में चेंज होता है। जैसे वाटर, वाटर के लिए हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड से गैस में होने के लिए 100 डिग्री पे उसको बॉयल करना पड़ेगा। लेकिन देखे होंगे कि गर्मियों के सीजन में या फिर ठंडी के सीजन में भी अगर वाटर पड़ा हुआ रहता है तो 40 डिग्री 35 डिग्री पे ही इवोपरेट हो जाता है, यानी कि वेपर फॉर्म कर जाता है उतना टेम्परेचर पहुंचे बिना, ठीक है। वहां पे लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन विदाउट टेम्परेचर जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए। तो उसका प्रोसेस क्या होगा वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी एक मटेरियल है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, इसमें कन्वर्ट करेगा तो कैसे करेगा और क्या क्या एनर्जी उसमें खर्च होगा, ठीक है। इसमें फिलहाल के लिए इवोपरेशन वाला जो प्रोसेस है, सब्लिमेशन वाला जो प्रोसेस है, उन सबको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है अलग होता है। तो आगे जैसे जैसे हीट ट्रांसफर हम लोग का बढ़ेगा उसमें वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि सिंपल वाला केस ही हमको जो डायरेक्टली हम लोग जो देखते हैं वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक सॉलिड मटेरियल, ठीक है, कोई सा भी सॉलिड है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे जैसे हम हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, अपने वो मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा। उस मेल्टिंग पॉइंट पे जब हम हीट करते हैं, जैसे पाया क्या गया कि अगर हम आइस ले लें, आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, आइस से अगर हम वाटर फॉर्म कराना चाहते हैं तो हमको जो हीट देते जाते हैं, इसको अगर हम हीट दें तो यहाँ से अगर इसको इसमें कन्वर्ट कराना है तो ये हीट जो है आइस को अगर हम देते जाएंगे, मान लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस पे था, तो ये टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता 0 डिग्री सेल्सियस आता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना शुरू होता है। और दौरान मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग के दौरान जब ये मेल्ट हो रहा होगा, उस दौरान अगर हम इसको हीट देते हैं तो वहां पे हीट जब हम देते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। हीट देने के समय जब मेल्टिंग हो रहा हो तब अगर हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि मेल्टिंग प्रोसेस, वेपोराइजेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस, सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट दोनों हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यानी कि हम उस पे अगर आइस को हीट देंगे तो मेल्ट होके वाटर में तो बदलेगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है? तो जब हम उसको एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम उसके कंस्ट्रक्शन पे जाएं तो सॉलिड वाले का लैटिस जो होता है स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, ठीक है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। जब हम उसको हीट दे रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग तोड़ने में यूटिलाइज हो जाता है और वो फिर उसके बीच का जो बॉन्डिंग कमजोर हो जाता है, मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं तो हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग के दौरान जो हम हीट दे रहे हैं, वो जो हीट खपत हो रहा है वो बॉन्डिंग तोड़ने में खत्म हो रहा है, यानी कि उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खत्म हो रहा है, ना कि वो इसके टेम्परेचर इंक्रीज करने में हो रहा है। इंटरनल एनर्जी यहाँ कैसे बढ़ रहा है? तो बढ़ रहा है कि उसके बीच का जो बॉन्डिंग है, जो मॉलिक्यूल्स, जैसे कोई भी आइस है तो उसके बीच का जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को तोड़ने में हम हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। जो भी हीट हम उसको सप्लाई किए होते हैं तो हीट जो है उसका बॉन्डिंग तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि हीट गिवन टू ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन heat given trans used in breaking of bondings between molecules, यानी कि बॉन्डिंग बनाने या फिर बॉन्डिंग तोड़ने में मदद होता है। जैसे अगर फ्रीजिंग उल्टा जा रहे हैं तो उसमें बॉन्डिंग फॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, और तोड़ना हो तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। यानी कि लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो एनर्जी हमको देना पड़ेगा, यानी कि बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ता है। देयरफॉर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि कभी भी मेल्टिंग वेपोराइजेशन यानी कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा तो उस समय जो हम हीट देंगे तो हीट जो होगा उसका टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करके नहीं।
बल्कि उसके बीच का जो मॉलिक्यूल्स है उसका बॉन्डिंग तोड़ के, पहले वो ज्यादा स्टेबल थे, एकदम ज्यादा कस के बॉन्डिंग से बंधे हुए थे, अब उस बॉन्डिंग को वो तोड़ दे रहे हैं। यानी कि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बात करें तो उसका स्ट्रक्चर वो तोड़ दे रहा है, यानी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं सॉलिड का होता है, उसको जब हीट कर रहे हैं तो तोड़ दे रहा है, तो सारे मॉलिक्यूल्स फ्लो करने लग रहे हैं, तो लिक्विड फॉर्म में आ गया। वैसे ही जब लिक्विड से वेपर बनता है, वहां भी अगर हम हीट दे रहे हैं उसको, तो हीट जो है क्या कर रहा है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो थोड़ा बहुत बॉन्डिंग बचे हैं उसको और वो तोड़ देता है, तो मॉलिक्यूल्स एकदम सेपरेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं गैसेस बन गए। मॉलिक्यूल्स हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि एकदम अलग हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वो वेपर फॉर्म में आ गया, गैस बन गया। तो वहां भी बॉन्डिंग तोड़ने की वजह से ही टेम्परेचर जो होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में फिक्स्ड होता है। ठीक है, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें कि अगर मान लेते हैं कोई भी हमारे पास मटेरियल है, इसको हम हीट दे रहे हैं, तो इसका फेज जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि फेज चेंजेस। इसमें तो टेम्परेचर इंक्रीज हो नहीं रहा है, तो हम कैसे इस हीट को मेजर करें? तो ये देखा गया कि अगर हम एक छोटा सा आइस का टुकड़ा लें, वो अगर हम रख दें तो तुरंत पिघल जाता है। वही अगर हम बड़ा सा टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा मास होता है, तो उसको पिघलने में टाइम लगता है, यानी कि सेम हीट दें तो नहीं पिघलेगा वो। यानी कि हमको क्या दिखा कि अगर पिघलाना है तो Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है। इस केस में जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है उसको L से लिखते हैं, ठीक है, और इस L को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, इस L को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट, यानी L इक्वल टू क्या आ रहा है, जो भी हम चेंज इन हीट दे रहे हैं डिवाइडेड बाय मास। इसको डिफाइन करते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू फॉर फेज चेंज ऑफ 1 kg ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, 1 kg सबस्टेंस का अगर हमको फेज चेंज करना है तो जितना हीट दिया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। 1 सब kg या फिर 1 ग्राम भी होता है, ऐसा यूनिट में ये 1 kg नहीं तो 1 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये दो तरीके का होता है, ठीक है। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है, ये कब यूज होगा, तो सॉलिड से लिक्विड। और लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हो या फिर लिक्विड से सॉलिड हो, इसको हम लोग लिखते हैं LF। डिफिनीशन ऊपर से लिख सकते हैं। सेकेंड लेटेंट सेकेंड हीट क्या ऑफ होगा, वेपोराइजेशन। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको LV से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कब यूज होगा, तो लिक्विड गैस है, इससे इससे जाए या फिर इससे, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दो टर्म्स यूज होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर सब्सटेंस उसका फेज चेंज हो रहा होता है, तो जो भी हम हीट देंगे, जो भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे, वो हीट जो है उसका बॉन्डिंग तोड़ने में यूटिलाइज होता है, सॉलिड से लिक्विड है तो या फिर लिक्विड से गैस है तो, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ऊपर से अगर हम लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं तो हम उसमें बॉन्डिंग को और मजबूत बना रहे हैं, तो उस समय बॉन्डिंग जुड़ता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म करता है, तो उस समय हमको हीट रिलीज होता है, यानी उस समय हमको हीट देना नहीं पड़ता है, वहां उस समय हीट रिलीज होता है। ठीक है, वैसे ही इस केस में हमको हीट देना पड़ेगा, इस केस में हीट रिलीज होगा, ये चीज। अब अगर हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बनाएं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम देखते हैं कि
टाइम के साथ साथ कैसे कोई सॉलिड है। ठीक है, जैसे एक सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से वेपर बन गया। ठीक है, तो कैसे बना होगा देखो ध्यान से। मान लेते हैं सॉलिड है, जैसे आईसी है, अगर वो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हम जब उसको हीट देंगे तो पहले जो हीट होगा वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगा, यानी कि टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस से वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में यूटिलाइज होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम सॉलिड का बात कर रहे हैं तो सॉलिड को जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट जो है पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूटिलाइज हुआ होगा। जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि आइस जब 0 डिग्री पे पहुंच गया, उस समय जब हम हीट उसको देंगे तो उस समय टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि जो भी हम हीट उसको सप्लाई करेंगे वो उस समय उसका फेज चेंज करने में यूटिलाइज होगा, यानी कि उसके बीच का जो बॉन्डिंग होगा उसको उसको यूटिलाइज होगा। ठीक है, वैसे ही लिक्विड है, 0 डिग्री पे मान लेते हैं वाटर फॉर्म कर गया। वाटर अगर फॉर्म कर गया उसके बाद अगर हम हीट और देते जाएं तो उसी समय पे तो वेपोराइज नहीं होगा, तो जो एक्स्ट्रा हीट हम देते जा रहे हैं तब वो 0 डिग्री पे जो वाटर है उसको हीट करके हम 100 डिग्री तक ले जाएंगे, फिर वहां पे जाएगा, तब उसके बाद वो क्या होगा, फिर से वेपर फॉर्म में बदलेगा। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोले या फिर जनरली इसको हीटिंग कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी हीट का टेम्परेचर का टाइम के साथ रिलेशन रिप्रेजेंट करता है हमारा। इधर डेल्टा टी टाइम हम बोल रहे हैं, इधर टेम्परेचर बोल रहे हैं। ठीक है, लेट से कि t इक्वल टू 0 पे कुछ टेम्परेचर रहा है। ठीक है, हम नहीं बोल रहे कि टेम्परेचर 0 ही है या कुछ भी है। ठीक है, किसी भी हम मटेरियल के लिए बोल रहे हैं। अगर हम इसको हीट देंगे तो ऐसे से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम के साथ, जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। जैसे ही यहाँ पे जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, मान लेते हैं कुछ टाइम t1 पे इसका टेम्परेचर ये मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया। मेल्टिंग पॉइंट जैसे पहुंचा उसके बाद अगर हीट देंगे तो हीट देते रहेंगे लेकिन वो मेल्ट होगा और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। कुछ देर तक मान लेते हैं हीट देते रहे तो उसका मेल्टिंग होते रहा, उसके बाद फिर जब टोटल मेल्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। तो इसके पास ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कब तक होगा, जब तक कि वो वेपोराइजेशन पे पहुंच ना जाए, यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, एम पॉइंट लिखने का मतलब मेल्टिंग है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, फिर हीट देंगे तो कुछ देर ऐसे ही रहेगा, उसके बाद फिर से ऐसा इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि इधर क्या है, वेपर है, गैसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड जो है वहां से वहां जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग, और इधर क्या है, ये सॉलिड। ठीक है, वेपर या गैस बोलो। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम टाइम और हीट का बात कर रहे हैं, हीट हम देते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। जैसे ये हो गया ओ, ए, बी, सी, डी,
ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट रीजन को एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हियर केस 1 देख रहे हैं फॉर ओए, ठीक है, रीजन ओए है, ओए या फिर बीसी या फिर डी, इस रीजन सबके लिए क्या होगा, यानी कि इस दौरान क्या हो रहा है कि हीट जो है, हीट इंक्रीजेस टेम्परेचर। ठीक है, इस रीजन में क्या हो रहा है, हीट जो भी हम दे रहे हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में लग रहा है, यानी कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू को एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो इसको पावर इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, पी जो है पावर है, इसको पावर के टर्म में हम इतना लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट सोर्स का पावर लगा है तो हीट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में हमको ऐसा ये देता रहेगा। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, टाइम से जो है S जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। और अगर देखें ध्यान से जैसे जैसे, तो टाइम से तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ रिलेशन नहीं निकल रहा है, टाइम से हम क्या कर लेंगे। ठीक है, तो और क्या देखें कि टेम्परेचर और टाइम दोनों तो डिपेंडेंट है। मान लेते हैं कि पावर जो है वो कांस्टेंट है फॉर P इजकल टू कांस्टेंट, पावर हम कांस्टेंट कर दें, मास तो चेंज होने से रहा, तो यहाँ पे हमको जो S दिख रहा है या फिर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी दिख रहा है, ये हमको S दिख रहा है, नहीं 1/S। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ। ठीक है, अगर पावर कांस्टेंट है, m फिक्स्ड मास है, तो p और m जो है कांस्टेंट है, ये दोनों ही चेंज हो रहे थे, तो हम इन दोनों का ही रिलेशन देखे। और डेल्टा t बाई डेल्टा टी, ध्यान से देखो, तो ये हमको स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमको s जो मिल रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्लोप ऑफ कर्व है। ठीक है, कर्व का स्लोप जितना ज्यादा उतना ही स्पेसिफिक हिट कम, यानी कि अगर हमको ऐसा कोई कर्व दिख जाए तो हम स्लोप देख के बता सकते हैं कि किसका स्पेसिफिक हिट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। मान लेते हैं दो है, ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, ये S1 ये S2, हमसे पूछा जाए S1 ज्यादा है या S2 ज्यादा है, तो स्लोप देख रहे हैं, स्लोप ऑफ S1 ज्यादा है तो S2 जो होगा ग्रेटर देन S1 होगा। ठीक है, यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है उसका अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप से हम स्पेसिफिक हीट को कंपैरिजन कर सकते हैं। ध्यान से देखो कि अगर स्लोप पता हो तो हम S क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू P बाई M इंटू स्लोप। ठीक है, वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं पावर और मास पता हो तो। ठीक है, जनरली हमको स्लोप से रिलेट करने आता है तो स्लोप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर हम वाटर के लिए बात करते हैं तो जब वो आइस फॉर्म में होता है तो हम लिखते हैं एस आइस लगभग इक्वल टू एस वेपर होता है जो कि 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और एस वाटर लिखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। तो इसमें ये वाला और ये वाला स्लोप जो होगा सेम होगा, 1/2 है, और लिक्विड वाला स्लोप जो होगा 1 है। ठीक है, यानी कि उसका स्लोप अलग होगा। केस 2, यानी कि जैसा ये वाला रीजन है ए बी या सी डी, तो हम ए बी रीजन ले रहे हैं और ए बी या सी डी जो भी है तो ए बी, इसमें जो अगर हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हीट जो होगा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि फेज चेंज होगा। ठीक है, जो भी सबस्टेंस उसका फेज चेंज होगा, सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, इसमें हीट जो होगा फेज चेंज में यूज होगा।
यानी कि हम यहाँ से अगर डेल्टा क्यू लिखें, जिसको हम P इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे तो लिखेंगे M इंटू एल। LF होगा या LV होगा वो डिपेंड करता है कि वेपोराइज हो रहा है या फिर मेल्ट हो रहा है, लेकिन होगा ये कि M इंटू एल। यहाँ पे अगर हम पावर कांस्टेंट रखे, मास कांस्टेंट रखे, तो यहाँ पे L जो रिप्रेजेंट कर रहा हो चेंज इन T रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि P और M जो है वो कांस्टेंट है। डेल्टा टी ध्यान से देखते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा टी यानी कि यहाँ पे T2 माइनस T1। ठीक है, यानी कि अगर हम इससे देखें तो L इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ, स्ट्रेट लाइन पोर्शन। ठीक है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इस ए बी और सी डी लेंथ कंपेयर करें, तो जिसका जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही लेटेंट हीट ज्यादा होगा। ए भी ठीक ज्यादा है, है। जो भी ज्यादा हो, जैसे फिगर के अनुसार ए बी है। वाटर के लिए अगर देखेंगे 3.34। LF जो होता है कैलोरी में 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। उसका 540। ठीक है, हाँ, और LV यूज करते हैं 540। इसमें बताओ किसका लेंथ ज्यादा होता। दूसरा का। ठीक है, यानी कि वेपोराइजेशन वाला लेंथ ज्यादा होता और इसका लेंथ कम होता। यानी कि हम फिगर देख के बता सकते हैं कि किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, किसका लेटेंट हीट ज्यादा है। ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल का भी दिया हो तो हम देख के रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि किसका क्या है, कितना है। या फिर अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे कि अगर इसमें क्यू हीट दे दे या फिर पावर दे दे, टाइम है तो मोस्टली हीट ही पावर ही देगा। तो पावर और मास अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ से लेटेंट हीट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो P बाई एम इंटू डेल्टा टी। वैसे ऊपर एस भी हम फाइंड कर सकते थे, स्लोप दिया हो या फिर सारा वैल्यूज दिए हो, जैसे भी कुछ भी दिया हो उससे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। ठीक है, कह रहा है कि हीटेड बोथ यानी कि 1 and 2 बोथ material heated in identical condition. ठीक है, then from curve find melting point and the ratio of a specific heat and latent heat. ठीक है कि आइडेंटिकल कंडीशन में हीट करा गया है, यानी कि जो पावर सप्लाइड है वो दोनों के सेम है, उसके लिए ये हमको कर्व बनाया गया है। पहले मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, फिर स्पेसिफिक हीट रेशियो एंड हीट का रेशियो बताना है।
सिंपल है। सर उसका 3:2 का रेशियो होगा लेंथ 3:4। 3:4 ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ 1 बाई लेटेंट हीट ऑफ 2 का बात करेंगे तो लेंथ 1 का यहाँ से यहाँ तक 4/3। स्पेसिफिक हीट का 1:3। S1 बाई S2 के लिए स्लोप का इनवर्स लिखेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ 2 बाई स्लोप ऑफ 1 लिखेंगे। तो 2 का स्लोप कितना आ रहा है 40/4 यानी कि 10, और इसका 60/2 30, ये 1/3। ठीक। मेल्टिंग पॉइंट 1 का 60। 60। 1 का 60 ठीक है, और सेकंड का 40। ठीक है। देख के हम आराम से बता सकते हैं क्या क्या चीजें कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद है ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ मिक्सिंग भी कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ मिक्सिंग यानी कि अगर हम कोई भी दो सबस्टेंस को मिक्स कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो जैसे कि अगर हम वाटर लिए हैं उसमें हम आइस उठा के डाल दें तो ऑफ कोर्स आइस का टेम्परेचर लो रहा होगा तभी वो आइस फॉर्म किया है, और वाटर का ठीक है। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, तो लॉ ऑफ मिक्सिंग का बात कर रहे हैं। तो अगर दो बॉडीज हैं ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वही सब चीजें के बारे में इसमें रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बोले कि वाटर है रूम टेम्परेचर पे, आइस है उसमें डाल दे तो ऑफ कोर्स आइस का टेम्परेचर कम रहा होगा, वाटर का ज्यादा रहा होगा। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो वाटर हम लोग को थोड़ा ठंडा फील होता है, ठीक है, यानी कि कुछ टेम्परेचर, और आइस के जितना टेम्परेचर भी नहीं लगता है, यानी कि आइस से और वाटर का दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर आ जाता है, यानी कि कोई एक सबस्टेंस हीट लूज किया होगा दूसरा गेन किया होगा। अगर ओवरऑल आइसोलेटेड माने और इन्वायरमेंट में कोई एनर्जी लॉस ना माने तो एक बॉडी का एनर्जी दूसरे बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है। तो यही कहता है लॉ ऑफ मिक्सिंग कि व्हेन टू बॉडीज at different temperature are mixed, heat will transferred लिख देते हैं, body at higher temperature to body at lower temperature। ठीक है, जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे उससे बॉडी जो लोअर टेम्परेचर है उसमें ट्रांसफर होगा। एंड ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है, एक बॉडी हीट लूज कर रहा है एक बॉडी गेन कर रहा है, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है, बाय वन बॉडी बाय, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस अगर हीट लॉस जितना है और हीट गेन का बात कर रहे हैं तो जितना भी हीट लॉस हुआ हीट गेन के बराबर होगा, जब तक कि ये नहीं कहा जाता है कि सराउंडिंग में कुछ एनर्जी लॉस कर जाए।
ठीक है, यानी वो आइडियल केस में हम मान रहे हैं आइसोलेटेड है, बस उसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो उस दौरान में एक बॉडी का जो हीट होगा वो दूसरे बॉडी में जा रहा है, यानी कि एक ने जब हीट गेन किया है, एक ने हीट लॉस किया है, तो एक का हीट लॉस दूसरे के गेन के बराबर हो। यह है लॉ ऑफ मिक्सिंग, या फिर बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कभी भी दो ऑब्जेक्ट अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा, और वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना आएगा, तो एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है वो टेम्परेचर यानी कि हीट जो है ट्रांसफर किया होगा और एक ने एब्जॉर्ब किया होगा, तो जिसने ट्रांसफर किया है उससे हीट लॉस हुआ और जिसने एब्जॉर्ब किया वो हीट गेन हुआ। उसका अगर हम देखें तो एनर्जी बढ़ रहा है तो हीट गेन हुआ, इसका जिसने दिया है उसका हीट लॉस हो रहा है तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा, बशर्ते कि इस दौरान हम एटमॉस्फेयर में ना कहीं कितना परसेंट लॉस कर गया। ठीक है, क्वेश्चन में दे सकता है कितना परसेंट लॉस किया हो, तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा, भाई इतना इसको गया तो इतना ही हुआ होगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो हीट लॉस जो होगा हीट गेन के बराबर, जो भी एटमॉस्फेयर में गया वो भी लॉस ही है, तो उसको भी हम लोग लॉस कैलकुलेट करके इसमें लिखना पड़ेगा कि इसका हीट लॉस कितना परसेंटेज एटमॉस्फेयर में गया, कितना ही परसेंट गेन हुआ। लेकिन 90-95% केसेस में हम लोग को ये चीज यूज करना होता है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, जब तक कि स्पेसिफाई ना किया गया हो तब तक हमको उसको कंसिडर करना भी नहीं है कि कहीं भी एटमॉस्फेयर में लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर जो मिक्सचर आएगा, टेम्परेचर, दो बॉडी को हम मिक्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर है, जो लोअर टेम्परेचर है हमेशा मिक्सचर का टेम्परेचर उससे ज्यादा होगा और जो हायर टेम्परेचर है उससे कम होगा। ऑफ कोर्स सोच सकते हो कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे वाटर लिए हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे और आइस उसमें डाल दें, आइस -5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हुआ, तो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा, मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा, वो इन बिटवीन दोनों के आएगा, यानी 0 से 25 के बीच में कुछ आएगा, यानी कि थोड़ा सा ठंडा फील होगा और आइस से थोड़ा सा टेम्परेचर हॉटर फील होगा। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा लॉ ऑफ मिक्सिंग या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एक का हीट लॉस दूसरे को गेन में जाएगा। बुक्स में इसको हीट लॉस और हीट गेन के टर्म में ही क्वेश्चंस दिया रहता है, करने का बेस्ट तरीका होता है लिख के कर लो। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से कि 10 ग्राम वाटर है एट 10 डिग्री सेल्सियस प्लस कर दिए हम इसमें 20 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिए, पूछा जा रहा है फाइंड फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर क्या हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम फाइनल टेम्परेचर T मानेंगे, एक का हीट लॉस एक गेन मान लेते हैं। लेट से कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा T, लेट फाइनल टेम्परेचर जो है वो T, तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर फाइनल टेम्परेचर T हो रहा है तो ये 10 ग्राम ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, और ये भी जो है 20 ग्राम ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस मिलेगा हमको। ध्यान से देखो तो ये जो है 10 डिग्री सेल्सियस पे है और ये T जो है वो ग्रेटर देन 10 होगा और लेस देन 30 होगा। ठीक है, ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि होना चाहिए, यानी कि 10 डिग्री वाले का से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है यानी कि इसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा। लेकिन यहाँ पे हीट जो है Q1 हम बोल रहे हैं कितना एब्जॉर्ब किया होगा, तो लिखेंगे क्या ms डेल्टा T। ठीक है, यानी कि 10s1 into डेल्टा T, तो T minus 10। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेल्टा Q जो हीट इसने रिलीज किया होगा,
इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इसने रिलीज किया होगा, तो इसने कितना? 70/3। आंसर हमको भी नहीं पता है। 1 इंटू क्या करेंगे? अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहते हो तो 30 माइनस टी लिखिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि टेम्परेचर 30 है, ये एनर्जी रिलीज हुआ होगा, ये एब्जॉर्ब्ड हुआ है, ये रिलीज्ड हुआ है। ठीक है, नहीं पता है तो टी माइनस टी करते हो, निगेटिव में आ जाए। यहाँ से दोनों आपस में बराबर होंगे, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 10 इंटू टी माइनस 10 इजकल टू 20 इंटू 30 माइनस टी। थ्री टी इजकल टू 70, टी इजकल टू 70/3, ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, 70/3 कितना आ जाएगा? 15 20 23 के आसपास। 23 के आसपास। देखो कि ये 30 से जो है कम है, 10 से ज्यादा है। 30 का मास ज्यादा है इसलिए उससे उसके करीब है। अगर वो भी 10 लिए होते तो यहाँ पे अगर 10 होता तो 40/3 आता। हाँ 40/2 आता, 20 आता। ठीक है, ठीक है, तो इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बस क्वेश्चन ही बच गया है, इसका थ्योरेटिकल लगभग खत्म हो चुका है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, कभी आइस को मिलाएंगे, ठीक है, फिर आइस को हीट करके वेपर बनाएंगे तो कितना क्या एनर्जी देना पड़ेगा, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और वो हो जाएगा तो उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन शुरू करेंगे। सर तो कौन सा क्वेश्चन तक कर सकते हैं अभी सीवी में? भी इसका आज बार रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी है मिक्सचर वाले क्वेश्चन उसमें ज्यादा दे रखा है, तो मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद करने में आसान रहेगा। या फिर देख के बता देंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन टाइम है तो कर ही लेते हैं किस तरीके से करना है। जैसे लेट से कि आइस है 10 ग्राम आइस है, और भी क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप के, लेकिन जो बेसिक है उसको हम बता देते हैं। जैसे -10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको हम ऐड कर दिए 20 ग्राम वाटर एट, चलो 20 डिग्री सेल्सियस पे, मिक्सचर क्या आएगा? ठीक है, तो बीच में अगर कुछ नहीं था, जैसे ऊपर वाले केस में ना ही फेज ट्रांसफॉर्मेशन का कोई रोल नहीं था तो आसान से हो गया, इसमें बीच में फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा तो दिक्कत करता है, हम डायरेक्टली टी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीका है इसको लिखे, तो पहले हीट लगा होगा 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री पहुंचाने में, फिर क्या होगा 10 ग्राम आइस एट, नहीं, आइस जो है वाटर में बदला होगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हम हीट दे के लाए होंगे, ठीक है, 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं किसमें क्या एनर्जी लगता है। इसको कन्वर्ट करने में हमको एनर्जी कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे देना पड़ेगा हमको 10 इंटू 1/2 इंटू 10, ठीक है, ms डेल्टा टी, एस ऑफ आइस 1/2 होता है तो 50 कैलोरी। इसमें कितना देना पड़ेगा, तो डेल्टा क्यू ml होता है, यानी कि 10 इंटू 80, एल जो आइस के लिए होता है 80 यानी कि 800 कैलोरी। इसको यहाँ से आने में जो डेल्टा क्यू लगेगा वो कितना लगेगा, तो ms डेल्टा टी इतना रिलीज होगा, कितना, तो मास है 20, एस होता है 120 यानी कि 400। सोचो कि इसको टोटली कन्वर्ट करने में हमको 850 कैलोरी एनर्जी खर्च चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना,
400, क्योंकि इसको इतना होने में 400 ही लगेगा, यानी कि हम इसको कितना एक्स्ट्रा दे चुके हैं, 450। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस। ठीक है, आइस के लिए 850 कैलोरी टोटल लग रहा है, लेकिन अवेलेबल कितना है, जो है 400 कैलोरी ही हमारे पास अवेलेबल है, जो कि यहाँ से मिल रहा है। तो हमने इसको एक्स्ट्रा 450 दे रखा है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी 450 कैलोरी। अगर हमने 450 कैलोरी एक्स्ट्रा दिया है तो हमको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो फाइनली हमको मिला क्या है, ध्यान से देखो, ये है और ये है, यानी कि 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसमें से हमने 450 कैलोरी निकाल लिया, तो उसके लिए m इंटू एल कितना मास का आइस बनेगा। ठीक है, कितने मास का आइस बनेगा, ये आइस फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से हम m आइस निकाल सकते हैं 450/80, यानी कि 625 5.25 ग्राम, यानी कि इतने ग्राम आइस, इतने एनर्जी में क्या होता, इतना आइस मेल्ट करता है, इतना आइस हमने एनर्जी निकाल लिया तो फॉर्म करा। तो फाइनल मिक्सचर क्या बचा, फाइनल मिक्सचर। ठीक है, फाइनल मिक्सचर में हमको मिल रहा है क्या, तो 5.625 ग्राम ऑफ आइस मिल रहा है, प्लस वाटर कितना हो जाएगा, 24.375 ग्राम ऑफ वाटर मिल रहा है। कितने टेम्परेचर पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 400 की जगह पे 1000 होता, ठीक है, 1000 होता, 1000 होता तो एनर्जी क्या करता, अभी सबका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज करता, तो हम इन सबको हीट दे के इसका टेम्परेचर बढ़ा के ms डेल्टा टी से फाइंड कर लेते। बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व तो करेंगे उस जहाँ समय वो 0 डिग्री पे नहीं नेगेटिव, पहुंचता उधर वाला वाटर, इसमें, हाँ उसमें 0 डिग्री राइट पे साइड वाले नहीं में। पहुंचता, नहीं पहुंचता, टेम्परेचर कुछ ज्यादा होता, तो ज्यादा होता तो हम कोई भी एक, हमको तो पता नहीं था ना क्या होता, तो हम 0 पे आए, फिर देखे कि एनर्जी किसका ज्यादा है किसका कम है, तो क्या केसेस हुआ होगा। हमने इसको ज्यादा एनर्जी दे रखा है, तो अभी टोटल आइस मेल्ट नहीं किया होगा, तो हमने देखा कि जितना ज्यादा दिया है उसको हम ले लिए। अगर ये राइट वाला यानी 400 की जगह पे 1000 होता, 850 से ज्यादा होता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता कि ये तो सारा मेल्ट कर ही गया था, बल्कि हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी और बच गया, तो हमको उसको देना पड़ेगा, तो देंगे तो कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि जो राइट साइड वाला है वो 0 डिग्री पे आया नहीं होगा, ये पूरा मेल्ट करके इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ऐसे ही मिक्सचर का जो फाइनल कंपोजिशन है वो निकालेंगे और टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे होंगे, एक बार देख के हम तुम लोग को बता देंगे कौन सा कितना करना है। ठीक है, ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू टू।